हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में आपको मैंने रजिस्टर की कलर कोडिंग पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको 4 बैंड 5 बैंड एंड 6 बैंड तीनों ही टाइप के रजिस्टर में कलर कोडिंग बता दी थी। अब मैं आपको नेक्स्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ाऊँगी और आज रजिस्टर अच्छे से पढ़ना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है, सारे डाउट क्लियर करना है यहीं पर। अगर कोई डाउट है भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों में। और देखिए आगे मैं आपके लिए लेकर चलती हूँ। रजिस्टर का पहले आपको बता देती हूँ कि कितना बड़ा यूज है हमारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसी तीनों ब्रांच में ही एंड मैकेनिकल में भी ऑलमोस्ट सभी ब्रांच में रजिस्टर का एक बहुत ही बड़ा रोल है। अगर हम रजिस्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी ट्रेड आप ले लीजिए, उसमें रजिस्टर के बारे में तो पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर आईसी में जो भी हमारे इक्विपमेंट बनते हैं उसमें रजिस्टर तो ऑलमोस्ट लगता ही है, क्योंकि रजिस्टर के बगैर कोई भी इक्विपमेंट कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हमें बनाया जाता है हमारे लिए, उसे हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अच्छे से इम्प्रूव करके चलाते हैं। किसकी मदद से? हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की मदद से इक्विपमेंट को रेडी करते हैं, बट इलेक्ट्रिकल ब्रांच की मदद से उसको हम चलाना सीखते हैं। तो देखिए रजिस्टर क्या है। रजिस्टर एक ऐसा प्रतिबाधा है जिसे बोलते हैं कि ऐसी एक बाधा है सर्किट में जो क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। क्या करता है? करंट के फ्लो का अपोज करता है। कोई भी सर्किट है उसमें करंट फ्लो करेगी तो उसका जो रजिस्टर होगा वो उसका अपोज करेगा करंट के फ्लो होने का। तो देखिए आप हेडिंग डालेंगे रजिस्टर। आप हेडिंग डालेंगे रजिस्टर। देखिए रजिस्टर में हम क्या लिखेंगे, रजिस्टर में हम लिखेंगे एसी एंड डीसी दोनों टाइप के सर्किट में रजिस्टर का यूज वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए किया जाता है। कराने के लिए किया जाता है। ओके। एसी एंड डीसी दोनों टाइप के सर्किट में रजिस्टर का यूज वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगर हमारे सर्किट में जितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, मतलब करंट कम फ्लो होगी। जहाँ पे हमें कम करंट फ्लो करानी होती है वहाँ पर हम रजिस्टर का यूज करते हैं। आगे और लिखिए इसमें। देखिए रजिस्टर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप सर्किट में फ्लो होने वाली करंट एंड सर्किट का
रेजिस्टर सर्किट का रेजिस्टेंस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट एंड सर्किट का रेजिस्टेंस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। अब लिखेंगे हम, देखिए क्या लिखेंगे, V क्या होता है हमारा, I क्या होता है हमारा, और R क्या होता है, इन तीनों के बारे में लिखेंगे। वोल्टेज ड्रॉप, ये है करंट, R है रेजिस्टेंस। ओके देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया है, AC एंड DC दोनों टाइप के सर्किट में रेजिस्टेंस का यूज वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए किया जाता है, और रजिस्टर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उसमें फ्लो होने वाली करंट और उसके रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ओके वही ये फार्मूला मैंने लिखवाया है। क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला, V इक्वल टू आई आर। इसकी यूनिट क्या होती है, आप यूनिट लिखेंगे इसकी ओम, इसकी यूनिट होती है ओम, इसे ओम बोलते हैं, हिंदी में भी लिख लीजिए। ओके इस सिंबल को हम ओम बोलते हैं, इसकी यूनिट हमारी ओम होती है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, इम्पीडेंस की क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप यूनिट अच्छे से सबकी अच्छे से याद करते चलिए। आगे देखिए क्या होता है, हमें जो यूनिट मिलती है ये ओम, ये हमारी ग्रीक भाषा का अक्षर है। ये किसका है, ग्रीक भाषा का अक्षर। देखिए ये जो ओम मिला है हमें, ये हमारी ग्रीक भाषा से लिया गया है ओम। ये भी पूछ लेता है कि ये ओम हमारा रजिस्टर का जो यूनिट है वो हमारी किस भाषा से लिया गया है, तो ये हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखेंगे हम, डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टर लिखेंगे कि हमारा रजिस्टर जो है वो किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किस किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती हैं। तो हम उसकी डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, इतना आपने लिख लिया होगा आई होप। आगे चलेंगे हम। देखिए क्या होता है डिपेंडेंसी में, कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं। हमारा फार्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन A, बट कभी कभी हम गलती करके आ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो गलती हो जाती है वहाँ पर एग्ज़ाम में। बट आपको गलती नहीं करना है, मैं जैसे बता रही हूँ आप अच्छे से क्लियर करते जाइए। देखिए आप हेडिंग डालेंगे डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टर के बार बंद करें आप। नेक्स्ट देखिए हम हेडिंग डालेंगे डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टर एंड रजिस्टिविटी। हेडिंग डालेंगे
डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टर एंड रजिस्टिविटी। ओके, देखिए इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो इसके फैक्टर लिखेंगे आप। इसके तीन फैक्टर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखिए। एक तो लेंथ होती है, एक एरिया होता है, एक मटेरियल होता है। तो लेंथ, एरिया और मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है उस पर ये डिपेंड करता है। देखिए इसके तीन फैक्टर होते हैं, लेंथ होती है, एरिया होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है कि रेजिस्टेंस किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको कभी तो वो फार्मूला वाइज पूछता है, फार्मूला में आपको पैरामीटर दे देगा और आपसे पूछेगा, चार ऐसे ऑब्जेक्टिव बना देगा कि फर्स्ट ए में पूछेगा 1/a पर करता है, बी में पूछेगा 1/r पर करता है, सी में पूछेगा कि एल पर करता है, या डी में पूछेगा कि ए एंड सी बोथ, इस टाइप से। तो इस टाइप से भी पूछ लेता है या फिर डायरेक्ट थ्योरी टाइप से भी पूछ लेता है। तो आपको दोनों टाइप से याद रखना है। क्या मैं देखिए आपको बता रही हूँ, लिखना है आपको फर्स्ट पॉइंट, नोट पॉइंट डाल लीजिए। नोट पॉइंट्स में आपको क्या लिखना है, देखिए नोट पॉइंट्स में आपको लिखना है कि रजिस्टर की प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, हेडिंग डालेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब सही है। तो रजिस्टर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस उसके एरिया पर डिपेंड करता है। किसके? उसके बायर के एरिया पर डिपेंड करता है। ओके, क्या लिखेंगे आप? रजिस्टर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस उसके वायर के एरिया पर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, एरिया पर डिपेंड करता है और उसकी वायर की लेंथ पर, वायर की लेंथ पर भी डिपेंड करता है। ओके, देखिए सेकंड पॉइंट है वायर की लेंथ पर भी डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है, इस तरह से लिख लीजिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इसमें लिखेंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसके सामने ही लिखते जाएंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। थर्ड पॉइंट है हमारा कि उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है और उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। क्या लिखेंगे? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रो, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये आप बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि हमारी नोट पॉइंट्स हैं। आपको ये समझ में ही आ रहे होंगे, हिंदी में लिखवाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी,
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। आगे लिखेंगे विच डिपेंड्स अपॉन मटेरियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखिए कि मैंने आपको रेजिस्टेंस क्या बताया था कि जो अपोज करता है वो करंट ऑफ फ्लो का अपोज करता है, विच अपोजेस दैट फ्लो ऑफ करंट, तो वो क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि इसकी यूनिट होती है ओम। अब देखिए नेक्स्ट हम चल रहे हैं कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखिए रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। कोई हमारा वायर है, कोई हमारा कंडक्टर वायर है, मान लीजिए हमने ये कंडक्टर वायर ले लिया, इसे हमने शेप दे दी है बेलनाकार, बेलनाकार हमने शेप दे दी है वायर को। तो हमें ये समझने के लिए मैंने आपको बेलनाकार शेप दे दी है। हमें क्या समझना है, देखिए कि हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक फैक्टर बढ़ेगा हमारा तो दूसरा फैक्टर भी बढ़ेगा, एक फैक्टर बढ़ेगा तो हमारा दूसरा फैक्टर भी बढ़ेगा। यानी कि लेंथ, अगर कंडक्टर वायर की लेंथ अगर बढ़ा दी जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमारा रिलेशन बताता है क्या, कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एंड दूसरा क्या होता है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली जहाँ पर लग जाता है वहाँ क्या आ जाता है, 1/, आ जाता है 1/A। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि क्या है, इन्वर्सली है। इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर हमारा एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर घटेगा, या फिर दूसरा फैक्टर इन्वर्सली वाला फैक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हमारा R रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, घटेगा, घटेगा। यहाँ पे बना लीजिए यार, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, टिक कर दे रही हूँ। जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसको फिर से लिख लीजिए अच्छे से, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, अब देखिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट रिएक्शन मान लीजिए, ये हमारी सेकंड रिएक्शन हो गई। अब देखिए हमारा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब देखिए हमने शेप दी है कंडक्टर मटेरियल की। कोई वायर है हमारा, मान लीजिए कॉपर है, कॉपर मान लीजिए, या फिर कॉपर मान लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा ये वायर है और उसकी कोई हमने शेप दे दी है बेलनाकार, तो मान लिया हमने यहाँ पर कुछ हमारे चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन चार्जेस, मान लिया हमने ये इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमने एरिया जो है, मान लिया ये लेंथ हमारी इसकी क्या है, L है, और एरिया क्या मान लिया, A है, वॉल्यूम A है, लेंथ L है। अब क्या लेना है हमें, देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि क्या मतलब इस पर क्या फ़र्क क्या पड़ेगा जब आप एरिया या फिर लेंथ को डिक्रीज करेंगे या फिर बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि आपने क्या किया है कि जो हमारा वायर है
उसका एरिया हमने कोई ए मान लिया है और लेंथ एल है। जब मैं एरिया को बढ़ा रही हूँ, मान लिया मैंने एक दूसरा कंडक्टर ले लिया, उसका एरिया कर दिया 2a। इसका जब एरिया बढ़ जाएगा तो लेंथ क्या होगी, मान लिया लेंथ हमारी उतनी ही है, एल ही में ले रहे हैं, लेकिन एरिया हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया है। तो क्या होगा, इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था वो क्या था कि इसमें एरिया हमारा थोड़ा कम था। तो कम था, इसमें हमने कुछ मान लिया समझने के लिए बॉल्स, इसमें हमने बॉल्स को इसमें डाल दिया है, बॉल्स को कॉन्वेक्स करा दिया है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो इसको पाथ क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि एरिया कम है, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएंगी वॉल्स, तो इसको फ्लो कराने के लिए ये थोड़ा कम पाथ देंगी। तो यानी कि ये रुकावट आएगी, इसको फ्लो होने में, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में क्या होगी, रुकावट आएगी, बाधा आएगी। ये बहुत ही मुश्किल से यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँच पाएगा। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो बाधा आई है, रुकावट आई, उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस रहा। अब देखिए, मैंने जब एरिया को बढ़ा दिया है, मान लिया इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, ये एरिया बॉल्स भी उतनी ही है हमारी, कुछ एरिया हमारा बढ़ गया तो क्या होगा, बॉल्स तो हमारी उतनी ही हैं, उसमें पड़ी हैं, बस हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए पाथ ज़्यादा मिल जाएगा, पाथ ज़्यादा मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, ये आसानी से ईज़िली फ्लो हो जाएगा। ईज़िली फ्लो होगा तो क्या होगा, ये यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में थोड़ा कम टाइम लेगा और अच्छे से फ्लो हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो हमारे एरिया बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा घट जाता है, यानी कि बाधा, अभी मैंने आपको क्या बताया, बाधा, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। बाधा घट जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजिली हो जाता है। बस यही समझाना चाह रही थी कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हुआ, हमारा घट गया है, और एरिया घटाने से, एरिया यहाँ पर कम था, एरिया घटाने से क्या हुआ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी बढ़ गई है। रेजिस्टेंस, बाधा यहाँ पर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, यहाँ पर एरिया कम है तो यहाँ पर बाधा ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो दैट मीन्स हम यही समझाना चाह रहे थे कि हम क्या समझना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस आखिर है क्या। वही अगर आप समझ जाएंगे रेजिस्टेंस है क्या, तो फिर आप ये भी समझ जाएंगे कि वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे फैक्टर से लिंक्ड हैं। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, हम जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वली का साइन लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट आ जाता है रो, इसको क्या बोलते हैं, रो, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है L/A। ओके, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये आखिर, अब यहाँ पर हमें रो मिल गया। अब ये आखिर रो क्या है, व्हाट इज रो, रो को क्या कहते हैं, देखिए, रो इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या है हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, ये क्या है हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो के दो नाम हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रो का एक नाम है रेजिस्टिविटी। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये क्या है, यानी कि हम रो को समझेंगे क्या है, क्योंकि हम लेंथ को तो जानते हैं, वायर की लेंथ है, ए एरिया है। अब ये रो क्या चीज़ है, अब रो को समझेंगे हम क्या है। देखिए, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, आई होप। अब देखिए, रो को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम इसको ऐसे ही लिखने देंगे हम, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एरो लगा लीजिए ताकि आपको समझ में आए। इससे नेक्स्ट इधर समझा दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको इधर समझाना था, उसको उधर समझाना था, बट कोई बात नहीं, हम आपस में समझ सकते हैं देख के। देखिए,
क्या है, रो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब इसी में हम हेडिंग डालेंगे, ये तो हमारी फर्स्ट हेडिंग थी, अब सेकंड हेडिंग है हमारी डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, ये तो हमारी हेडिंग हो गई। आप इस हेडिंग को डाल लीजिए अच्छे से। अब देखिए, अब हमें क्या समझना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमें समझना है, रो को समझना है। अब देखिए, मुझे आपको समझाना है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। अगर आपने कोई वायर ले लिया, अगर आपने कोई वायर ले लिया, उसका हमें कोई थोड़ा सा पार्ट, सम पार्ट ले लेते हैं। मान लिया हमने ये इतना सा पार्ट ले लिया, जैसे मैंने आपको कलर करके दिखाया है। ओके, ये मैंने इतना सा पार्ट ले लिया है, यही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिनोट करेगा। किस तरह से, देखिए मैंने इतना सा पार्ट लिया है किसी वायर का, इसमें देखते हैं हम क्या है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल में क्या होता है हमारा, हमने मान लिया कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर एरिया है, इसका 1 सेंटीमीटर एरिया है और इसकी लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर। ओके, हमने मान लिया इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर किसी वायर का कुछ एरिया, हम कुछ पार्ट ले लें जिसका एरिया क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड उसकी लेंथ क्या हो 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या कहेंगे कि उस 1 सेंटीमीटर लेंथ में 1 सेंटीमीटर एरिया में कितना फ्लो ऑफ चार्ज है, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसी को मैं आपको लिखवाऊंगी थोड़ा सा, देखिए क्या लिखना है। वैसे तो समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is offered by 1 centimeter square area and 1 centimeter length, 1 centimeter length and 1 centimeter area, 1 centimeter square area with the conductor. With the conductor, the resistance is offered by 1 centimeter square area and 1 centimeter square length, 1 centimeter length of that material, यहाँ पे लिखना है of that conductor या फिर material of that conductor। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए, अब मुझे क्या बताना है आपको, ये हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या होगी, परिभाषा होगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि सम पार्ट हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कुछ लेंथ ले ली है जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना फ्लो ऑफ चार्ज है, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें, वही हमारे क्या होंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखिए इसकी यूनिट क्या होती है हमारी
ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ये डिपेंड करता है कि आपने लेंथ सेंटीमीटर में ली है तो सेंटीमीटर आएगा, अगर आपने मीटर में लेंगे लेंथ तो हमारा मीटर में आएगा, ओम मीटर आएगा। ओके, तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि आप सेंटीमीटर में भी वैल्यू हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है वैल्यू तो हमारी किसी भी पैरामीटर्स में हो सकती है, यूनिट में हो सकती है, सॉरी। तो वही मैंने आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट मुझे इसकी क्या समझना है कि डिपेंडेंसी, मैंने हेडिंग डलवाई है कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखिए आप क्या लिखेंगे इसी में, 1 मिनट वेट। देखिए ये ऐसे ही रहेगा, इसके आगे मुझे ये लिखना है, इस हेडिंग को आप मिटा दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारी यही हेडिंग है। अब देखिए हमारा सेम इससे आगे यही चलेगा। अब यहाँ पे हम एरो लगा दे रहे हैं इधर से इधर, पहले आपने इधर लिख लिया होगा। अब देखिए इधर से इधर आ गए हम, तो देखिए ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में हमने ये चीज़ भी समझ ली कि रेजिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर अपोजिट होता है उसका। अब देखिए ये हमें फार्मूला भी मिल गया। अब क्या है कि हम रो देखेंगे, किस पे डिपेंड करता है रो, हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे इसी से आगे, देखिए अगर हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, रो की वैल्यू निकालेंगे तो R इंटू ए बटे में क्या आ जाएगा L। ये हमें फार्मूला फाइंड हो गया। ये हमें फार्मूला फाइंड हुआ, मतलब रो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, यानी कि रो बराबर R आ गया, और रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। ओके, देखिए, और रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, जितना हम उसका एरिया लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड होगा। जितनी हम उसकी लेंथ कम लेंगे उतना ही हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, जितनी हम लेंथ ज़्यादा लेंगे उतना ही हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम मिलेगा। यानी कि जब L की वैल्यू बढ़ेगी तो रो की वैल्यू घटेगी, जब L की वैल्यू घटेगी तो रो की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, अब देखिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप। नेक्स्ट देखिए यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, रो बराबर R हमें कैसे मिलेगा। देखिए हमने क्या माना है कि एरिया हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माना है, तो हम एरिया की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देंगे, R ऐसे ही रहेगा, और L की वैल्यू क्या मानी है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचेगा, हमारा R बचेगा किसमें, सेंटीमीटर में, यूनिट आएगी सेंटीमीटर। ठीक है, R इंटू सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ओम इंटू सेंटीमीटर, यानी कि ओम सेंटीमीटर। अगर इसी को हम मीटर में लेंगे अगर लेंथ को, और इसको लेंगे हम मीटर क्यूब में एरिया को, तो हमारा मीटर स्क्वायर में या मीटर क्यूब में, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप वैल्यू किस में ले रहे हैं। तो हमारी ये यूनिट मिल गई, यूनिट क्या निकल के आई, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। ओके, ये हमारी यूनिट निकल के आ गई, हमने यूनिट भी फाइंड कर ली है, और हमारा ये निकल के आ गया है जो हमारा रिलेशन है रो बराबर R, ये भी हमें फाइंड हो गया। ये कहाँ से मिला हमें, जब ये हमारी 1 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर वैल्यू रख दी तो रो बराबर R ही तो आ गया यहाँ पे, ये रो बराबर R ही तो आ गया, वही हमारा यहाँ पे रिलेशन मिल गया हमें। अब देखिए
इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस में ही आपको बता रही हूँ क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए वर्बली कि रेजिस्टेंस पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का या फिर उसकी रेजिस्टिविटी का, वो कैसे पड़ता है। देखिए रेजिस्टेंस पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस मैंने आपको पीछे बताया था क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, तो क्या होगा, उसमें फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होंगे। फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज लिख लीजिए, फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे। फ्लो ऑफ चार्ज के इंक्रीज होने से क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके चार्ज के कंबाइंड होने की, फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ कॉम्बिनेशन लिख दो, कॉम्बिनेशन इज इंक्रीज। ओके, इंक्रीज दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, यानी कि जितना ज़्यादा चार्जेस वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे उतने ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये टेम्परेचर का मुझे रिलेशन बताना था आपको। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा किसी भी मटेरियल का तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस को भी बढ़ाएगा। मतलब जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ही उस मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा। ये किसके लिए प्रॉपर्टी है, सेम मटेरियल के लिए। मान लिया आपने कोई एक ही मटेरियल का यानी कि कॉपर का ही वायर लिया है, तब ये रूल फॉलो होगा। वैसे ये हमारा सेम मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है रो। सेम मटेरियल यानी कि हमने कॉपर ही ले लिया तो उसके लिए ये कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आपने कुछ वायर कॉपर का ले लिया, कुछ वायर एल्यूमिनियम का ले लिया, तो हमें वहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग फाइंड करना होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे लिख लीजिए, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखिए, इसके नीचे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। ये ब्रैकेट में लिखेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है हमारा मटेरियल पर डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ का मटेरियल लिया है, क्योंकि हर मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 0.02 ओम मीटर होता है। ओके, यहाँ पर लिख भी लीजिए, कॉपर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉपर के लिए क्या होता है, 0.02 ओम मीटर। ओके, ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। अब आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, तब तक के लिए आप इतना अच्छे से क्लियर करिए। और अगर कोई डाउट है आपको, इतना मैंने पढ़ाया है, इतने वीडियो में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ।